हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जहां पे हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने सीक्वेंस के डेफिनेशन को और लिमिट ऑफ सीक्वेंस को समझा था। यानी कि अगर सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है तो उसका मीनिंग क्या होता है, ये हमने समझा था। तो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज आप पिछले सभी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहां जाके पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें जहां पे हम लोग ने रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स और अप्लाइड के क्वेश्चंस को डिस्कस किए। तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, पिछले वीडियो में हमने डिफाइन किया था सीक्वेंस को, इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सीक्वेंस का रेंज सेट क्या होता है वो हमने डिफाइन किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पूरे सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ना है, दैट इज कन्वर्जेंस। अब ये कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या होता है कि कोई एक सीक्वेंस अगर हम ले रहे हैं रियल नंबर का, वो किसी एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सीक्वेंस धीरे धीरे किसके करीब जा रही है, किसी पॉइंट के करीब जा रही है और वहीं जाके वो कन्वर्ज कर रही है। तो इसका मतलब हमने ये भी समझा था कि अगर सीक्वेंस किसी पॉइंट पे, सपोज एक सीक्वेंस है an, वो a पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के सारे सीक्वेंस किसके पास चले गए, उस पॉइंट के पास चले गए। तो अगर कुछ मैं पूरे सीक्वेंस के टर्म में से कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़ दूं, तो हर एक सीक्वेंस की जितने जो टर्म्स हैं किसके पास जाएंगे, वो a के पास जाएंगे। मतलब जो डिस्टेंस होगी सीक्वेंस के टर्म्स और उस लिमिट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही मतलब पास पास में हो जाएंगे, बहुत ही इतने पास होंगे। अब कितने पास होंगे ये डिपेंड करता है कि आपको कितना डिस्टेंस चाहिए। अगर वो उस पर कन्वर्ज कर रहा है तो आपको जितने पास चाहिए उतने पास में उसको लेके जा सकता हूं। तो ये हमने सिंपल कन्वर्जेंस का मीनिंग समझा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बाउंडेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सीक्वेंस के अंदर, जिसकी मदद से हम लोग कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टी चेक करते हैं। और एक थ्योरम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, कि अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हम ये क्लेम करते हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड होगा। दैट इज एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, बट कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्ज ट्रू नहीं होता। उसके लिए काउंटर एग्जांपल लेंगे, जिसकी मदद से हम ये प्रूव करेंगे कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, बट कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड। कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होगा, बट बाउंडेड का कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है। तो जो हमने डेफिनेशन देखा था लिमिट पॉइंट का, उसी लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस, उसी की मदद से हम लोग ये बताएंगे कि हर एक सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड भी होता है। उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस में भी कि अगर कोई एक सीक्वेंस डाइवर्जेस कर रही है इन्फिनिटी को, अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्जेस कर रही है माइनस इन्फिनिटी को, तो उसके डेफिनेशंस को समझेंगे। और एक चीज मैं आपको भी स्टार्टिंग में क्लियर कर दे रहा हूं, जैसे कि अगर कोई एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो हम उसे डाइवर्जेंट कहते हैं, और ये वैलिड भी है। अब एग्जाम में भी लिख सकते हो, अगर डाइवर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब वो डाइवर्जेंट है। बट डाइवर्जेंट में भी हम लोग उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि सीक्वेंस कहां डाइवर्ज कर रही है। सीक्वेंस अगर इंफिनिटी पे डाइवर्ज कर रही है या माइनस इंफिनिटी पे, तो हम उसे डिफाइन करते हैं और ये कहते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्जेस कर रही है इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी पे, तो उसके हर एक सब सीक्वेंस वो भी कहां कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी, इंफिनिटी पे। अगर सीक्वेंस, ओरिजिनल सीक्वेंस इंफिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है, ऐसे ही अगर ओरिजिनल सीक्वेंस माइनस इंफिनिटी पे डाइवर्ज कर रही है तो हम उसे कहते हैं कि उसके सारे सब सीक्वेंस भी माइनस इंफिनिटी पे डाइवर्ज करेंगे। और अगर मान लो कोई सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट भी नहीं है और ना तो वो इंफिनिटी पे डाइवर्ज हो रहा है, ना ही माइनस इंफिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है, तब हम डिफाइन करते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस को। अब ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, जो न तो कन्वर्जेंट है, ना ही इंफिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है, ना ही माइनस इंफिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। अब ऑसिलेटरी सीक्वेंस में भी डिपेंड करता है कि वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस में भी ऑसिलेट फाइनाइट है या ऑसिलेटिंग इनफाइनाइट है। मान लो रेंज सेट में, जो रेंज सेट है, अगर रेंज सेट में
फाइनाइट एलिमेंट है तो हम कहेंगे कि हाँ वो सीक्वेंस कैसा कर रहा है, ऑसिलेटरी फाइनाइट करेगा। अगर मान लो इनफाइनाइट एलिमेंट है तो हम कहेंगे कि वो ऑसिलेट कर रहा है इनफाइनाइटली। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम कैसे किसी स्टैंडर्ड, अगर हमें कोई एग्जांपल दिया है तो उसके लिमिट को कैसे फाइंड करते हैं, तो कुछ टेक्निक देखेंगे जिस टेक्निक्स का यूज करके हम सीक्वेंस के लिमिट को फाइंड करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। आज के लेक्चर में हमको बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ना है, बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसके लिमिट पॉइंट फाइंड करेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस को समझेंगे, एक थ्योरम पढ़ेंगे कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, और उसके बाद हम लोग ऑसिलेटरी सीक्वेंस, फाइनाइटली और इनफाइनाइटली को डिफाइन करेंगे। तो ये वो टॉपिक है जो आज हमको डिस्कस करना है। तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें, किसी भी पार्ट को स्किप मत करो, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। और एंड में हम लोग, जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो टॉपिक पढ़ने के बाद एंड में 10 मिनट में हम लोग 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग अभी भी जो रियल एनालिसिस के यानी कि काउंटेबिलिटी के और उसमें सीक्वेंस के भी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो 4 to 5 क्वेश्चन 10 मिनट में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग सीक्वेंस में जो मैंने आपको टॉपिक बताया वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज स्टार्टिंग से एंड तक देखो। और अगर आपको इसका पीपीटी वगैरह चाहिए तो पीपीटी के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप लिंक के थ्रू ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको डिस्कशन के लिए चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे, बाकी पीडीएफ वगैरह आपको जो ज्यादा एमबी के वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। पुराने ऐसे बहुत सारे बुक है। और एक बात, जो ये मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ वो पोन्नू स्वामी के बुक में से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको बुक रीड करना है तो पोन्नू स्वामी का जो बुक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आज भेज दूंगा, या फिर उसमें है, अगर आप टेली ग्रुप पे जाते हो तो वहाँ पे आपको पोन्नू स्वामी की बुक मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग रीड कर सकते हो। मैंने वही सारे क्वेश्चन और उसी के बेसिस पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पोन्नू स्वामी की बुक पढ़ते हो तो आपको दोनों बेनिफिट होगा। एक तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और वहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस भी मिलेंगे नेट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्लीज वीडियो को मैं फिर से कर रहा हूँ कि बुक और पेन साथ में लेको, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलो और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस से। अब बात ये आती है किसी सीक्वेंस को बाउंडेड कब कहेंगे। तो मान लो अगर कोई एक सीक्वेंस ले रहा हूं, लेट an बी अ सीक्वेंस, ये एक मान लो सीक्वेंस है रियल नंबर का, इज सेड टू बी बाउंडेड कब कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट m ग्रेटर देन 0 सच दैट an is less than is equal to m, that is कि an जो होगा माइनस m और m के बीच में होगा। मतलब ये लोअर बाउंड और ये अपर बाउंड, यानी कि उसके पास लोअर बाउंड भी होगी और अपर बाउंड भी होगी। किसी भी सीक्वेंस को हम बाउंडेड कहते हैं जब वो बाउंडेड अबोव और बाउंडेड बिलो दोनों होगा। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कोई एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो a sequence is said to be bounded if there exists m is greater than 0 such that an is less than is equal to m। तो ये हमारे पास आ गया बाउंडेड का डेफिनेशन। तो a sequence an is said to be bounded if there exists m greater than, ये मतलब एक कोई भी एक पॉजिटिव नंबर होगा जिसमें सीक्वेंस के हर एक टर्म फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब सीक्वेंस का हर एक टर्म अगर किसी दो नंबर के बीच में आ रहा है तो उसे हम कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। और ये आप सबको पता होगा कि सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है। तो ऐसे इसी में अगर अपर बाउंड की बात करूं तो किसी भी सीक्वेंस को अपर बाउंड कब कहेंगे कि वो सीक्वेंस है अपर बाउंड, जब अगर सपोज कोई ऐसी m एग्जिस्ट हो जाए जिसमें an हमेशा उस m से छोटा होगा। ऐसे लोअर बाउंड अगर बात करते हैं तो सीक्वेंस किसी नंबर से ग्रेटर हो जाए और लोअर और अपर बाउंड दोनों आ रही है, यानी कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबो है और कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड अबो के लिए एक अपर बाउंड होना चाहिए और बाउंडेड बिलो के लिए एक लोअर बाउंड होना चाहिए। अगर ऐसा कोई दो नंबर एग्जिस्ट हो जाए जिसमें सीक्वेंस का हर एक टर्म उसके बीच में आ जाए तो सीक्वेंस को कहते हैं बाउंडेड, या फिर इन जनरल डेफिनेशन ये था। अब इसी की मदद से
ये डेफिनेशन को हम लोग शो करेंगे कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये इंप्लाई करता है कि जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। दैट इज एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो अब कैसे प्रूव करेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट गिवन है? ठीक है, ये गिवन है और शो करना है कि सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड है। तो पहले कन्वर्जेंट के डेफिनेशन पे आते हैं कि किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट, इसका मतलब क्या है, लिमिट an इज इक्वल टू a, कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है और कन्वर्ज कर रहा है मान लो किसी लिमिट a पे, इसका मतलब क्या है, सपोज अगर मैं ये रियल लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, ये मेरा सपोज a1 है, ये सपोज मेरा a2 है, ये सपोज मेरा a3 है, और ये मान लो ये मेरा कोई हो गया l। तो अगर ये सीक्वेंस इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि आप कोई भी नेबरहुड ड्रॉ कर दो, एप्सिलॉन नेबरहुड। तो अगर मैं कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूं तो a माइनस एप्सिलॉन, a प्लस एप्सिलॉन, तो देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि सारे के सारे टर्म an+1, an+2 से लेके सारे, जो हर एक टर्म का डिस्टेंस है a से, वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। कब? जब भी n की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल N हो जाएगी, दैट इज n+1, या फिर यहां पे लिख दो ग्रेटर देन। तो n+1, n+2, जितने भी सीक्वेंस आप लोगे उन सबका डिस्टेंस इस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। ये हमारे पास डेफिनेशन, मतलब कुछ फाइनाइट टर्म्स इसके बाहर जाएंगे, बाकी सारे टर्म्स इस एप्सिलॉन के अंडर में आ जाते हैं। यही तो हमारा डेफिनेशन है किसका, सीक्वेंस के कन्वर्जेंस होने का। अब बात यह है कि सीक्वेंस ऐसा तो तब होगा जब सीक्वेंस मेरा डिक्रीज हो रहा है, या मान लो कोई सीक्वेंस इंक्रीज हो रहा है। हमेशा तो ऐसे नहीं कह सकते। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि सीक्वेंस तो कैसे भी आ सकता है। हो सकता है मेरा सीक्वेंस ऐसे आ रहा है, एक टर्म्स यहां से आ रहा है, एक टर्म्स यहां से आ रहा है, एक टर्म्स यहां से आ रहा है, एक टर्म यहां, और ये कहीं ऐसे कन्वर्ज हो रहा है। लेकिन कुछ भी हो, मेरा कहने का मतलब ये है आपके सीक्वेंस के जो एलिमेंट है वो कहां से आ रहे हैं। जैसे मान लो ये एक सीक्वेंस है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। मान लो आपका एक सीक्वेंस a1 यहाँ पे है, a2 यहाँ पे है, a3 यहाँ पे है, a4 यहाँ पे है, मान लो a5, a6 कहीं भी हो। बट इस एप्सिलॉन नेबरहुड के बाहर अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये कितने भी टर्म हो, अगर इनका आप कलेक्शन लोगे ना, ये कुछ फाइनाइट टर्म्स ही आएंगे, कुछ फाइनाइट टर्म्स होंगे, और बाकी इनफाइनाइट टर्म्स तो इसमें आ गए। मतलब अगर आपकी जो सीक्वेंस है इस तरीके से आ रहा है कि a1 आपका यहां से आ रहा है, a2 आपका यहां से आ रहा है, कहीं अलग अलग जगह से आ रहा है, और सीक्वेंस इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो बाहर कितने पॉइंट होंगे आपके, कुछ फाइनाइट पॉइंट होंगे। मान लो इसका डिस्टेंस मैं दे देता हूं a1, सेकेंड वैल्यू को दे देता हूं a2, ऐसे ही जो लास्ट वैल्यू, मान लो सीक्वेंस यहां कन्वर्ज हो रहा है और कुछ टर्म्स ऐसा जो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ऐसे ही हर एक को मैं देता हूं an। अगर मान लो ये जो बाहर वाले टर्म है उसी में अगर कोई ग्रेटेस्ट हो गया, तब तो मेरा वही क्या हो जाएगा, उसका अपर बाउंड हो जाएगा। और उसी, तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम ले लेंगे किसका, इन सारे सेट का। बट ये तो इस टाइप का होगा, तो मान लो अगर जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस किया था, अगर वो टाइप का है तो मतलब ये मेरा A, तो मुझे क्या सिलेक्ट करना होगा, A, और बाकी सब तो यही है, तो मतलब A मेरा हो सकता है अपर बाउंड, या फिर A प्लस एप्सिलॉन। तो हम लोग वहां उस केस में क्या लेते हैं, मान लो एप्सिलॉन है तो A प्लस एप्सिलॉन। तो आपको क्या करना है कि अगर सीक्वेंस मेरा इस तरीके से यहां पे कोई कन्वर्जेंट है और सीक्वेंस कहीं और से आ रहे हैं, इन सब में से मुझे मैक्सिमम सिलेक्ट करना है, किसको, कैपिटल M को। तो कैपिटल M इज अ मैक्सिमम ऑफ मॉड A प्लस एप्सिलॉन, A1, A2 सॉल्व अप टू AN। और ये मैं इसके लिए सिलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट है। तो इन सब में से अगर आप मैक्सिमम सिलेक्ट कर लेते हो तो उसी को अगर आप M दे दोगे तो सीक्वेंस का कोई भी टर्म हो वो कितना भी ज्यादा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, A। अगर वो मान लो सबसे छोटी वैल्यू कुछ है इसमें से,
तो उसका मॉड ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। जैसे अगर मान लो -6 है तो अगर इसका प्लस ले लूंगा तो राइट साइड में, इसलिए मॉड लेते हैं ताकि वो -6 और 6 के बीच में रहे। तो मॉड A1 मॉड A2 मॉड AN, तो या तो अगर ये इसमें से कोई अपर बाउंड लोअर बाउंड हो गया तो ठीक है, या तो फिर हमारा जो कन्वर्ज कर रहा है उससे आप एप्सिलॉन डिस्टेंस प्लस कर दो। तो इन्हीं में से आपको एक M सेलेक्ट करना है और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा बाउंड हो गया बाउंडेड सीक्वेंस का। तो इस तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अब कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं होता? an इज इक्वल टू -1/n। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या है? मान लो ये 0, ये -1 और ये 1, पहले 1 -1 फिर 1 फिर -1 1 -1 1 -1 -1 इस तरीके से जा रहा है। कन्वर्जेंट का डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी पॉइंट को आप लिमिट कहना चाहते हो तो उसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करो, तो सीक्वेंस की हर एक मतलब एक ऐसा n एग्जिस्ट होगा जिसके बाद सीक्वेंस के सारे टर्म्स क्या होंगे, -1 से उनका जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आ जाएगा। और बाहर जो पॉइंट रहेंगे वो कितने पॉइंट होंगे, कुछ फाइनाइट पॉइंट। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट रहने चाहिए वो कितने रहने चाहिए, x1 x2 सॉल्व अप टू xn, और इसके बाद के जो टर्म है xn+1 से लेके कंटिन्यूअसली वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं, अब किसी भी टर्म पे लो, इसके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस यहां भी है, इनफाइनाइट सीक्वेंस यहां भी है। ये इसी दो वैल्यू के बीच में क्या कर रहा है, आपस में ऑसिलेट कर रहा है। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि लिमिट पॉइंट, अभी तक हम लोगों ने लिमिट पॉइंट नहीं देखा, हम लोगों ने डायरेक्ट लिमिट देखा, हम लोग बाद में लिमिट पॉइंट और लिमिट के बीच में डिफरेंस समझेंगे। तो वहीं से हम लोग ये भी क्लेम करेंगे कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। तो यहां से हमने ये क्लेम कर दिया कि सीक्वेंस यहाँ पे कन्वर्जेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो जिस पे मैं क्लेम कर रहा हूं कि वो कन्वर्ज कर रहा है उसके अराउंड में कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूं तो कितने पॉइंट आने चाहिए सीक्वेंस के, इनफाइनाइट, और बाहर कितने बचने चाहिए, कुछ फाइनाइट। बट ऐसा नहीं हो रहा है। किसी भी दो पॉइंट को अगर आप लिमिट ले रहे हो तो ना तो इसके पास मतलब इसको छोड़ के बाहर फाइनाइट पॉइंट है, अगर आप इसको ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि इसके पास इनफाइनाइट बाहर फाइनाइट, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो दोनों ही केस में अगर आप इसको लिमिट ले रहे हो तो ये लिमिट की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसको लिमिट ले रहे हो तो ये लिमिट की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब इसमें इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। अरे सॉरी, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, बट स्टिल ये बाउंडेड है। किससे बाउंडेड है? सीक्वेंस का हर टर्म -1 और 1 के बीच में है। इसका अपर बाउंड 1, लोअर बाउंड दैट इज mod an is less than 1 for every n belongs to natural number। तो ये हमारा सेकेंड थ्योरम हो गया। फर्स्ट थ्योरम कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। और एक डेफिनेशन याद रखो नल सीक्वेंस का, कि नल सीक्वेंस किसको बोलते हैं। जीरो सीक्वेंस अलग चीज है, नल सीक्वेंस अलग चीज है। मान लो कोई भी सीक्वेंस, अगर एक सीक्वेंस है, मान लो वो कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, तो हम उसे कहते हैं कि वो सीक्वेंस कैसा है, नल सीक्वेंस। अब जैसे मान लो कोई एक सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है a पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि an-a किस पे कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे। तो देयरफॉर an-a कन्वर्जेस टू 0। तो देयरफॉर ये अगर 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि an-a इज अ नल सीक्वेंस। तो इस तरीके से हम किसी भी सीक्वेंस का नल सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं कि अगर an a पे कन्वर्ज कर रहा है तो an-a क्या होगा, नल सीक्वेंस। तो कभी कभी ये भी हम क्लेम करते हैं कि अगर मुझे 0 पे कन्वर्ज, किसी a पे कन्वर्ज बताना है तो मैं क्या करूंगा, an-a को ये बता दूंगा कि ये 0 पे कन्वर्ज कर। तो हमने क्या देखा, बाउंडेड सीक्वेंस, और एक थ्योरम देखा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। नल सीक्वेंस समझा। अब कुछ अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस। अब ये तो आपको पता ही होगा कि अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस, मान लो an दो सीक्वेंस है कि an कन्वर्ज कर रहा है a पे, bn कन्वर्ज कर रहा है b पे।
तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा दैट इज an k1 प्लस k2 bn, ये कहाँ कन्वर्ट करेगा, k1 a प्लस k2 b, वेयर k1 k2 इज अ रियल नंबर। स्केलर मतलब यहाँ पे रियल नंबर है पढ़ रहे, इसके लिए यहाँ पे k1 k2 क्या होगा, रियल नंबर। सेकेंड, अगर an कन्वर्ट कर रहा है a पे, bn कन्वर्ट कर रहा है b पे, तो an इंटू bn भी कन्वर्ट करेगा और कहाँ कन्वर्ट करेगा, a इंटू b पे। ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए भी हो जाएगा क्योंकि k1 k2 स्केलर है, तो यहाँ पे लोग माइनस भी कर सकते हैं, तो प्लस माइनस दोनों के लिए वैलिड होता है। अब ऐसे ही रेसिप्रोकल डिफाइन कर सकते हैं कि an अपॉन bn ये कन्वर्ट करता है a अपॉन b पे, प्रोवाइडेड b क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, और सीक्वेंस के bn सीक्वेंस का हर टर्म क्या होना चाहिए, bn इज नॉन जीरो फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल। फोर्थ, nth रूट ले लो तो ये भी कहां कन्वर्ट करता है, एक, या फिर यहां पे कोई रूट ले लो r, ठीक है, तो ये n हमारा सीक्वेंस वाला हो जाएगा और यार तो ये इस पे कन्वर्ट करता है। कब, जब a n a पे कन्वर्ट कर रही और b n पे b, तो ये हमारा हो गया अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस। ये आप इजीली प्रूव भी कर सकते हो। फिर आता है रेसिप्रोकल, वही जो हमने a n अपॉन b n में करा कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर 1 अपॉन कोई लिमिट b n अगर सपोज b है, तो लिमिट 1 अपॉन बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन बी, अगर b क्या होगा, नॉन जीरो। अगर कोई सीक्वेंस किसी नॉन जीरो लिमिट पे कन्वर्ट कर रहा है तो 1 अपॉन बी एन कहां कन्वर्ट करेगा, 1 अपॉन बी पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जो आपको नोट करना। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहले डाइवर्जेंट सीक्वेंस को भी समझ लेते हैं। डाइवर्जेंट सीक्वेंस में, और स्पेशली अगर कोई सीक्वेंस इंफिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है या फिर माइनस इंफिनिटी पे, a1 a2 a3 इंफिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये सीक्वेंस ऐसे बढ़ती चली जाएगी और कहां जाके चली जाएगी, ये इंफिनिटी पे डाइवर्ज होगा, न कि इसको हम लोग कन्वर्ज नहीं बोलेंगे। कब, आप कोई भी एप्सिलॉन ले लो, एप्सिलॉन मत बोलो, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर, आप मुझे कोई भी नंबर दे दो, मैं एक ऐसा n ढूंढ के लेके आ जाऊंगा सच दैट कि सीक्वेंस का टर्म उस r से बड़ा हो जाएगा फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू n। अब जैसे सीक्वेंस का डेफिनेशन था, ऐसे ये भी डेफिनेशन है कि आप मुझे, अगर मेरा सीक्वेंस ये डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, तो ये कब होगा, आप मुझे कोई भी नंबर दे दो। जैसे अगर आपने दे दिया 100, तो सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट टर्म हो सकते हैं इस 100 से छोटे हो, लेकिन उसके बाद इनफाइनाइट सीक्वेंस, यानी कि an हमेशा उस r से ग्रेटर देन हो जाएगा। मैं हमेशा एक ऐसा ढूंढ के ला सकता हूं, कुछ फाइनाइट टर्म ही इस r से छोटे होंगे, कोई भी रियल नंबर दे दो। जैसे मैंने अगर आप दे दिया आपको 1 करोड़, तो आप क्या करोगे, उस एक ऐसा स्टेज ढूंढ के लाओगे कि जिसमें ऐसे फाइनाइट टर्म ही इस 1 करोड़ से छोटे होंगे, बाकी सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स इस 1 करोड़ से ग्रेटर हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। फॉर एवरी r इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट an इज ग्रेटर देन r फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब अगर ऐसे ही ये सीक्वेंस मान लो माइनस इंफिनिटी पे डाइवर्ज कर रही है, a1 a2 a3, और ये ऐसे कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, तो आप मुझे कोई भी r लेस देन 0 दे दो, मैं हमेशा एक ऐसा n ढूंढ के लेके आ जाऊंगा कि सीक्वेंस की हर टर्म उस r से छोटी हो जाएगी, कुछ फाइनाइट टर्म ही उस r से बड़े होंगे, बाकी एक ऐसा स्टेज आएगा कि an+1 an+2 सीक्वेंस के हर टर्म
कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़ के सीक्वेंस का हर टर्म उस r से छोटा हो जाएगा। दैट इज an इज लेस देन r फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n। तो ये हमारा डाइवर्जेंट का डेफिनेशन हो जाता है। अब मान लो हमने ये देखा कि कब हम कहते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज करती है ए पे, फिर हमने देखा कि कब कोई सीक्वेंस डाइवर्ज करता है इंफिनिटी पे, हमने ये देखा कि कब कोई सीक्वेंस डाइवर्ज कर रहा है माइनस इंफिनिटी पे। अब मान लो अगर ऐसे भी सीक्वेंस है जो न तो कन्वर्ज कर रहे हैं, ना ही इंफिनिटी पे डाइवर्ज कर रहे हैं, ना ही माइनस इंफिनिटी पे डाइवर्ज कर रहे हैं, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल -1:n, ड्रॉ करो इसको। देखो जब भी आपको अगर एक सीक्वेंस मिलता है ना, आप उसे रियल लाइन पे क्या करो, प्लॉट करके देखो कि उस सीक्वेंस का बिहेवियर कैसा है। जैसे -1:n, ये 0, -1 और 1 कन्वर्जेंट नहीं है, ये हमने पहले ही क्लेम कर दिया। अब डाइवर्जेंट नहीं, ये भी क्लेम करना है। सॉरी, डाइवर्जेंट है बट डाइवर्जेंस टू इन्फिनिटिव, ये माइनस इन्फिनिटिव नहीं है। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं, उसको डाइवर्जेंट बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि डाइवर्जेंट नहीं, बट माइनस इन्फिनिटिव या इन्फिनिटी पर डाइवर्ज नहीं करता है, तो उसे हम लोग ऑसिलेटरी सीक्वेंस कह सकते हैं, जो कि कंप्लीटली डाइवर्जेंस नहीं। देखो -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 ऐसे ही घूम रहा है। अगर ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट होता, सपोज ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, तो एक काम करो, मैं दे रहा हूं r इज इक्वल टू 3, तो क्या सीक्वेंस के पास ऐसा कोई टर्म्स है जो इस r से ग्रेटर देन हो जाए? नहीं। अब मान लो मैंने r इज इक्वल टू -2 दे दिया, क्या सीक्वेंस के पास ऐसा कोई टर्म है या फिर ऐसी स्टेज कि कुछ सीक्वेंस ही इस r-2 से ग्रेटर होंगे, बाकी हर वैल्यू इससे छोटी हो जाए? नहीं। तो ऐसा कोई स्टेज नहीं है जिस स्टेज के बाद सीक्वेंस की हर वैल्यू इससे छोटी हो जाए। तो देयरफॉर ये सीक्वेंस ना तो इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है, ना ही माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है, ना ही किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब इस सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस हो गया? ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। अब और ध्यान से सुनो थोड़ा। अब इसका एम्पलीट्यूड है, मतलब ये कितने वैल्यू पे जा रहा है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, इसका डेस्टिनेशन कितने पॉइंट पे, -1 और 1, ये दो ही इसका डेस्टिनेशन है। रेंज सेट इसके दो ही एलिमेंट, तो इसे हम कहते हैं ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। अब होता है हमारा ऑसिलेटरी सीक्वेंस में एक होता है ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। इसमें क्या होता है देखो, जैसे ऐसे और एक एग्जांपल ले लो, इसकी कितनी वैल्यू होगी? अगर मैं 1 रख रहा हूं और 0, 2 रखो 2, 3 रखो 0, तो 0 2 0 2 0 2 0 2, इसकी वैल्यू क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही है बिटवीन 0 2 0 2। कैसा ऑसिलेट हो रहा है? फाइनाइटली। अब देखो पुट करो इसमें, जैसे आप 1 पुट करोगे कहां चली जाएगी ये? -1। 2 पुट करोगे 2, 0 0 नहीं होगा। 1 पुट करेंगे -1, 2 पुट करेंगे 2, 3 पुट करेंगे -3, उसके बाद 4, ऐसे ही -5, फिर उसके बाद 6। अब ध्यान दो, क्या ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो रहा है? तो कैसे क्लेम करोगे? देखो, जैसे कि मैं r इज इक्वल टू 100 दे दूं, तो क्या ऐसा कोई n, मुझे कैसा कैपिटल N मिल जाएगा? क्या मुझे कोई ऐसा कैपिटल N मिलेगा नेचुरल नंबर पे कि जिसके बाद सीक्वेंस के हर एक टर्म उस 100 से ग्रेटर हो जाए? या फिर
क्या मुझे कोई ऐसा निगेटिव आर मिलेगा कि जिसके बाद सीक्वेंस की हर टर्म -100 से छोटी हो जाए, कुछ फाइनाइट को छोड़ के? अब बताओ, हो सकता है कि ऐसा टर्म मिल जाए, जैसे कि 50 ने 100 ही ले लो, ठीक है। अगर आप 100 के बाद लोगे ना, तो सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स इस 100 से ग्रेटर हो जाएंगे, बट फाइनेटली टर्म क्या होने चाहिए? 100 से छोटे होने चाहिए। डेफिनेशन डाइवर्जेंट का ये था कि सिर्फ फाइनाइट टर्म्स इससे छोटे होने चाहिए, बाकी इनफाइनाइट टर्म्स इससे बड़े होने चाहिए। तो 100 से बड़े आपको इनफाइनाइट टर्म्स तो मिल रहे हैं, लेकिन रिटर्न यहां भी आ रहा है। ऐसे ही जब आप ये कहोगे कि -100 से ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स मिल जाएंगे जो -100 से छोटे होंगे, लेकिन बार बार एक एक नंबर लौट के यहां भी आ रहा है, तो इसे डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं कहते हैं। डाइवर्जेंट सीक्वेंस का सीधा सा मीनिंग है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ये कहता है कि अगर आप किसी तरफ जा रहे हो, अगर मैं कह रहा हूं कि इन्फिनिटी की तरफ आप अप्रोच करना चाहते हो, तो हो सकता है आप फाइनाइट टाइम ही ऐसे ऐसे करो, इस तरीके से ऑसिलेट हो, लेकिन कुछ फाइनाइट टर्म के बाद अगर आप यहां चले गए तो आप लौट के मत आओ, आपको सीधे सीधे कहां चलते ही रहना आगे। हाँ, हो सकता है फाइनाइट टर्म्स के लिए आपके पास एक्सेप्शन है कि आप ऐसे ऐसे करो, मतलब एक बार ये साइड आके ऑसिलेट कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा एन आ जाए जिसके बाद आपको फिर पीछे नहीं आना, आपको उसके आगे चले जाना है। अगर जैसे मैंने आर दे दिया, तो आप एक ऐसा एन ढूंढ लो कि कुछ फाइनाइट टर्म्स इससे कम हो, लेकिन उसके बाद हर एक टर्म ऐसे चले जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पे आपको इनफाइनाइट, अगर हर एक नंबर के लिए एक ऐसा स्टेज तो मिल गया कि इनफाइनाइट टर्म्स इसके आगे हैं, बट इनफाइनाइट टर्म्स इसके पीछे भी आ रहे हैं, बट हमको उसके पीछे सिर्फ फाइनाइट टर्म चाहिए, आगे कितने चाहिए? इनफाइनाइट। जैसे कि सीक्वेंस में था, कन्वर्जेंट में, कि सीक्वेंस की कन्वर्जेंट क्या कहता है कि उस नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट हो, इससे मैटर नहीं करता। कहने का मतलब यहां तो इनफाइनाइट पॉइंट हो, बट बाहर कितने होने चाहिए? वो बाहर से कितने छोड़े? फाइनाइट पॉइंट। तो ये डिफरेंस है सीक्वेंस के कन्वर्जेंट पे, डाइवर्जेंट पे। अब बात आती है ये सीक्वेंस कैसा था? सीक्वेंस ऑसिलेटरी सीक्वेंस और इनफाइनाइटली। क्यों? क्योंकि इसके रेंज सेट जो है उसमें 1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, -3 भी आ रहा है, 4 आ रहा है, -5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो उसमें बहुत सारी वैल्यू से इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो इस सीक्वेंस को हम कहते हैं ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, -1n², -1 + 1/n। तो ये सब सीक्वेंस है जो कि एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अब कुछ रिजल्ट है, जैसे अगर आपको कोई सीक्वेंस an अगर इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, तो जो an का स्क्वायर होगा ये भी इंफिनिटी पे अप्रोच करेगा, ठीक है। अच्छा, कोई सीक्वेंस अगर an कन्वर्ज कर रहा है a पे, वेयर a इज नॉन जीरो, तो क्या मॉड an भी कन्वर्ज करेगा a पे? तो ये इन जनरल ट्रू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ऐसे में अगर मॉड an कन्वर्ज कर रहा है a पे, तो an अगर सपोज कन्वर्ज कर रहा है, तो इम्प्लाइज दैट कि मॉड an भी कन्वर्ज करेगा a पे, ठीक है। इसमें नॉन जीरो कोई कंडीशन नहीं है कि अगर an कन्वर्ज कर रहा है a पे, तो मॉड an भी कन्वर्ज करता है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता। एग्जाम्पल वही -1n, अगर मैं इसका मॉड n ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल 1, जो कि कन्वर्ज कर रहा है 1 पे, बट ओरिजिनल जो सीक्वेंस है हमारा -1n, ये कन्वर्ज नहीं करता। लेकिन आपको एक रिजल्ट याद रखना है कि इफ मॉड an इज कन्वर्जेस टू 0, तब ये इंप्लाई करता है कि an कन्वर्ज करता है 0। तो इसका मतलब रिजल्ट ये हो गया कि अगर an कन्वर्ज कर रहा है a
ए इज नॉन जीरो तो इट डजेंट इम्प्लाई कि ए एन कन्वर्ज करेगा। तो ये आपको याद रखना है, अगर ए एन नॉन जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है तब ये कन्वर्ज नहीं करता, बट अगर मॉड ए एन कन्वर्ज कर रहा है जीरो पे तब ए एन कहाँ कन्वर्ज करता है, जीरो। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मतलब ये टॉपिक को। फिर आगे का जो एग्जांपल्स वगैरह हैं और भी जो टॉपिक हैं मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जो बचे हुए टाइम है 10 to 15 मिनट्स, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी के और सीक्वेंस के, लिमिट पॉइंट, ये सब के कुछ 4 to 5 क्वेश्चन जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं लेक्चर नंबर 14 का। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो उसी को कंटिन्यू करके, ताकि आप लोग का एक जो कंटिन्यूटी है वो बना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 113 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 114। अब इसमें देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है लिमिट सुपेरियर और लिमिट इंफीरियर पे, अरे लिमिट सुपेरियर नहीं, सुप्रीमम ऑफ ए और इन्फीमम ऑफ ए। सुप्रीमम ऑफ ए यानी कि लिस्ट अपर बाउंड, और इन्फीमम ऑफ ए यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो जब भी आपको इस टाइप का मिल जाए ना, पहले तो आप इसे सिंप्लीफाई कर दो। ये क्वेश्चन में गिवन है 4n प्लस 3/4, सॉरी 4n प्लस 3/n। आप इसे सेपरेट कर सकते हो, 4 + 3/n। हमें फाइंड आउट करना है ये जो सेट है इसका सुप्रीमम। अब सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, इस सेट की सबसे बड़ी वैल्यू। इस सेट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है जो इस सेट के हर एक एलिमेंट से बड़ा हो, मतलब हर एक एलिमेंट इस सेट के हर एक एलिमेंट से बड़ा हो या ग्रेटर हो, मतलब वो अपर बाउंड हो। और ऐसे जितने भी अपर बाउंड होंगे उन सब में से सबसे छोटा एलिमेंट, उसे हम कहते हैं सुप्रीमम। तो याद रखना, जब भी आपके सामने ऐसा सेट आ जाए, अब ये वैल्यू सबसे बड़ी कब होगी, जब ये वैल्यू, देखो ये तो कांस्टेंट है, मतलब ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी, और ये वैल्यू सबसे बड़ी तब होगी जब n जितना ही छोटा होगा। और n सबसे छोटा कब होगा, n = 1 पे, यानी कि सुप्रीमम आ गया 7, और 7 हमारे सेट के अंदर भी है। दूसरा कह रहा है कि इन्फीमम। अब इन्फीमम की वैल्यू जो है, ये सबसे छोटा कब होगा, ये तो कांस्टेंट है, जब ये सबसे छोटा होगा। और ये सबसे छोटा कब होगा, जब n की वैल्यू सबसे लार्ज हो। और n की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, तो ये तो 0 पे कर गया, तो 4 हमारा आ गया इन्फीमम। और इन्फीमम सुप्रीमम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि जो इन्फीमम सुप्रीमम सेट के अंदर ना हो, जैसे कि 7 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, बट 4 जो हमारा इन्फीमम है इट डजेंट बिलोंग्स टू ए, बट स्टिल इट इज अ इन्फीमम। तो देयरफॉर 7 हमारा सुप्रीमम है, 4 हमारा इन्फीमम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 115। अब यहाँ पे देखो, लार्जेस्ट एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट, या फिर स्मॉलेस्ट एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट, इसका मतलब क्या होता है। जब मैं बात करता हूँ लार्जेस्ट एलिमेंट की या मैक्सिमल एलिमेंट की, इसका मतलब ये होता है कि सेट के एलिमेंट उठा लो जो उसके हर एक एलिमेंट से बड़ा हो। जैसे कि अगर मैं 1 की बात करूँ, ये सेट है, 1 इस सेट के हर एक एलिमेंट से ग्रेटर देन और इक्वल है और सेट में ही है, तो 1 को हम लोग कहेंगे मैक्सिमल एलिमेंट। ठीक है, अब मैं -1 ले लूँ। 1 जो है सेट के हर एक एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है, बट ये जो 1 है ये सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर 1 इज नॉट अ मैक्सिमल एलिमेंट। बट हाँ, 1 को हम क्या कह सकते हैं, इसका सुप्रीमम कह सकते हैं। ऐसे -1 ये सेट का इन्फीमम है, बट सेट का मिनिमल एलिमेंट नहीं है, या ये सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है। तो जो मिनिमल एलिमेंट हो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो, लार्जेस्ट एलिमेंट हो, मैक्सिमल एलिमेंट हो, वो उस सेट के अंदर होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे भी देखो, ये क्या कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ए सेट को इस तरीके से बनाया गया है कि पहला है 1 और हर बार उसमें क्या ऐड कर रहा है, 1/3 ऐड कर रहा है, फिर उसके बाद 1/3 का स्क्वायर ऐड कर रहा है, ऐसे ही 1 + 1/3
ऐसे सॉल्व अप टू 1/3n-1 इस तरीके से ऐड कर रहे हैं। तो पहले तो देखो क्लियरली ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, मतलब जो सेट है वो इंक्रीज ऑर्डर में है कि देखो पहले 1 है और इसी में कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहा है 1/3। तो क्लियरली अगर किसी नंबर में मैं कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करूँ तो वो बड़ा होगा। ऐसे फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर एक पॉजिटिव टर्म ऐड कर रहा हूँ, फिर से ये नेक्स्ट टर्म बड़ा हो गया। तो मतलब ये धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब जो 1 है ना, ये इसका लिस्ट एलिमेंट है और यही इसका इन्फिमम भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू अगर सेट के अंदर है तो उसी को हम लोग इन्फिमम कहते हैं। मतलब जो इन्फिमम है 1, तो ये तो करेक्ट हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। कह रहा है सेट ए इज बाउंडेड होगा। तो देखते हैं बाउंडेड। अब बाउंडेड के लिए क्या करना होगा, इसका सबसे आखिरी एलिमेंट ढूंढते हैं क्योंकि सेट बढ़ रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब जो लास्ट वाला अगर हमें एक फाइनाइट नंबर मिल जाए तो मतलब वही हमारा सुप्रीमम हो जाएगा या फिर वही हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है। अब देखो ये एलिमेंट को पकड़ के चलते हैं, ये है क्या 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर सॉल्व अप टू 1/3n-1। अब ये देखा जाए तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जैसा दिख रहा है। तो अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसका सम फाइंड कर सकते हैं और इसका सम आ जाएगा हमारे पास a/1 - s = a/r-1 या फिर 1 - r। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है r पे। तो यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है हमारे पास, s = a का वैल्यू आ गया अगर मैं देखूँ तो 1/1 - 3/2। r कितना है 3/2 नहीं, r हमारा 1/3 है ना, 1/3। तो ये कितना हो जाएगा 3 - 2/3, तो यानी कि कितना आ गया 3/2। तो मतलब जो लास्ट वाली है अगर इसका सबका सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2। तो मतलब पहला वैल्यू 1 था और जो लास्ट वैल्यू है वो 3/2 है। मतलब धीरे धीरे ये इंक्रीज होके ऐसे 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है 3/2 तक। ये इसका मैक्सिमल एलिमेंट, सॉरी ये इसका सुप्रीमम है, न कि मैक्सिमल एलिमेंट, क्योंकि इसको हम लोग ने कन्वर्ज करके निकालना है। ये लिमिट पॉइंट है और ये सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि इसके पास सुप्रीमम इसका 3/2 है, बट जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो सुप्रीमम सेट ए हैज़ इट्स लार्जेस्ट एलिमेंट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया क्योंकि सेट के पास उसका लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसका लार्जेस्ट एलिमेंट 3/2 है जो सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, जबकि वो सिर्फ लिमिट पॉइंट है, सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये बाउंडेड भी है, लोअर बाउंड इसका 1 है, अपर बाउंड इसका 3/2 है। ये सुप्रीमम है और ये इसका इन्फीमम है। सारी पॉइंट जो है, इसे अगर मैं सीक्वेंस बोलूँ तो ये सारा सीक्वेंस का हर एक पॉइंट इसके अंदर है, यानी कि सेट का हर एक टर्म इसी दो नंबर के बीच में आ रहा है, मतलब बाउंडेड है। तो ये भी करेक्ट हो गया, इन्फीमम 1 है, ये भी करेक्ट, बट इनकरेक्ट पूछा है, इसके लिए ये दोनों रॉन्ग और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। अब देखो जब भी आपके सामने ऐसे -1/n हो जाए ना, तो हमेशा पहले आपके माइंड में यही आना चाहिए, इसे आप ब्रेक कर दो। सबसे पहला स्टेप इवन ऑड में इसको ब्रेक कर दो। जब आप इसको इवन में ब्रेक करोगे, अरे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, 116। तो जब आप इसको इवन ऑड में ब्रेक करोगे तो ये कैसे बन जाएगा 1/4 - 4/n, n इवन और इसको उल्टा लिख देता हूँ 4/n - 1/4। ये कब होगा, जब n ऑड होगा। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्लियरली इससे ये समझ में आ गया कि एक इंक्रीजिंग होगा तो एक डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि अब देखो n अगर इवन है तो ये n ऑड है, तो ये इसे हमने ब्रेक कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसे ना आप ग्राफ पे प्लॉट करके देखो, इसके टर्म्स को ग्राफ पे प्लॉट करो और ये देखो कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है। या फिर डायरेक्टली आप कैसे चेक कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ n की वैल्यू धीरे धीरे अगर इंक्रीज होगी
तो ये वैल्यू जो टोटल वैल्यू है ये इंक्रीज कब होगा? जब फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज होगी, सेकेंड क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि माइनस में है। तो 4/n सबसे डिक्रीज कब होगा? जब n की वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी। और अगर n इंक्रीज हुआ तो पूरा टर्म इंक्रीज होगा। और कोई इंक्रीजिंग है तो उसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या होती है? सबसे लिस्ट वैल्यू पे। मतलब n को अगर मैं 1 पुट करूंगा तो सबसे लिस्ट वैल्यू, और वो लिस्ट वैल्यू क्या होगी? देखो, अगर जैसे ही मैं इस पर 1 पुट करता हूँ तो 1/4, सॉरी n इज इक्वल टू इवन है ना, 2 पुट करना पड़ेगा। तो 1/4 माइनस 4/2, मतलब 1/4 माइनस 2, तो उसको सॉल्व करेंगे तो -7/2, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसका आ जाएगा 7/2। अब निकालना है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट कब होगा? क्योंकि इंक्रीजिंग है तो n को इन्फिनेटिव कर दो, तो ये वैल्यू 0 मतलब 1/4, तो इसकी लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी 1/4, मतलब 0 के राइट साइड में। अब देखो सेकेंड क्या कह रहा है? n इज ऑड। ये वैल्यू जितनी n की वैल्यू बढ़ेगी, अब 4/n, अब सेकेंड तो कांस्टेंट है उसको छोड़ दो, 4/n ये बड़ा कब होगा? जब n की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब अगर n को इंक्रीज करता हूँ तो 4/n क्या होगा? डिक्रीज होगा, और टोटल टर्म भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब n की सबसे छोटी वैल्यू पे इसकी सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो n को 1 पुट कर दो, तो 4 माइनस 1/4, मतलब ये क्या आ जाएगा? 15/4, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा, मतलब 4 के लगभग। जैसे -7/2 को मैं क्या ले सकता हूँ? अप्रोक्सीमेट -2 ले सकता हूँ। ऐसे इसको मैं अप्रोक्सीमेट ले सकता हूँ 4। और अब अगर मैं n को जैसे जैसे इंक्रीज करूँगा ना तो ये धीरे धीरे कम आ जाएगा, और कहाँ पे आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास -1/4 पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने इसे इवन ऑड में ब्रेक किया तो जो इवन वाला टर्म है वो इंक्रीजिंग हो रहा था। अब कितना? -2 अप्रोक्सीमेट से लेके कहाँ तक चले गया था? 1/4 तक। जबकि जो सेकेंड वाला है वो डिक्रीजिंग हो रहा था, और वो कहाँ पे कन्वर्ज कर गया? 1/4 पे, मतलब उसकी लोवेस्ट वैल्यू 1/4 थी, और जबकि सबसे हाईएस्ट वैल्यू 15/4। अब हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है। सबसे बड़ी वैल्यू है 15/4 जो कि अप्रोक्सीमेट 4 के लगभग है। सेकेंड हमारा आया था -7/4 आया था, ठीक है। तो जिसे हम लोग ने अप्रोक्सीमेट 2 लिया था, तो -7/4 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कि ये इन्फीमम, और 15/4 ये क्या हो गया? हमारा सुप्रीमम। अब ये क्या कह रहा है कि सुप्रीमम 15/4 और इन्फीमम -7/4। तो जब भी आपके सामने इस तरीके का सीक्वेंस बोलो या फिर सेट बोलो आता है, तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे? उसको इवन ऑड में ब्रेक कर दोगे। उसके बाद उसे ग्राफ पे प्लॉट करो, और ये देखो कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू है। ग्राफिकल मेथड से आपको इजीली ये मिल जाएगा। अब देखो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एस आर का एक सबसेट है और इन्फीमम सुप्रीमम अगर सेम हो जाए तो एस क्या होगा? एम्प्टी। आपको पता है कि सुप्रीमम का डेफिनेशन क्या है? वो सारे एलिमेंट जो उस सेट के हर एक एलिमेंट से बड़े हो और उसमें सबसे इन्फीमम। अब एम्प्टी सेट के लिए रियल का कोई भी एलिमेंट ले लो, रियल के हर एक एलिमेंट इस एम्प्टी के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब रियल का हर एक एलिमेंट इससे बड़ा होगा। और हर एक एलिमेंट में से अगर इन्फीमम निकाल दूँ तो क्या आ जाता है? -इन्फिनिटी। तो एम्प्टी सेट का जो इन्फीमम है वो प्लस इन्फिनिटी और सुप्रीमम -इन्फिनिटी। सुप्रीमम -इन्फिनिटी क्यों है? रियल का हर एक एलिमेंट इससे ग्रेटर इन्फीमम प्लस इन्फिनिटी और सुप्रीमम -इन्फिनिटी। तो इन्फीमम प्लस इन्फिनिटी के लिए, क्योंकि सेट का हर एक एलिमेंट इससे छोटा है, एम्प्टी सेट के पास कुछ नहीं है, मतलब रियल नंबर का हर एक एलिमेंट एम्प्टी सेट के हर एक एलिमेंट से छोटा है। अब उन सारे एलिमेंट में से अगर मैं सुप्रीमम ले लूँ, सुप्रीमम या सबसे बड़ा एलिमेंट, तो वो क्या आएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। तो देयरफॉर इन्फीमम क्या होता है हमारे पास? एम्प्टी सेट का इन्फिनिटी, और सुप्रीमम क्या होता है? -इन्फिनिटी। इसीलिए जब भी हम रिलेशन डिफाइन करते हैं कि इन्फीमम ऑफ सेट इज ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी, उसे हम मेंशन करते हैं कि ए नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अगर ए एम्प्टी हो गया तो वो रिजल्ट फेल हो जाता है कि इन्फीमम ऑफ एस इज अ लेस देन सुप्रीमम ऑफ एस। ये आपको याद रखना है। तो एम्प्टी सेट तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर सिंगल्टन सेट हो तो यही इसका इन्फीमम भी है, यही इसका सुप्रीमम भी है, तो यही सिंगल्टन हमारा राइट हो जाएगा।
सेकेंड कह रहा है एस फाइनाइट होगा बट मे और मे नॉट बी फाइनाइट सिंगलटन, तो ऐसा नहीं, अगर दो एलिमेंट आ गए तो दोनों में से जो बड़ा होगा वो सुप्रीमम, जो छोटा होगा वो इन्फीमम। नेक्स्ट देखते हैं 118। अब ये देखो, एक काम करते हैं, यही लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद एंड करते हैं, फिर आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि इसको प्लॉट करना सीख लो। ग्राफ आपको पता है कि साइन n पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 n की कितनी वैल्यू आएगी? अच्छा, साइन n पाई बाय 2 है। अब मैं n को क्या क्या रखूंगा कि साइन पाई बाय 2 की वैल्यू डिफरेंट आएगी? देखो, ज़्यादा से ज़्यादा पाई बाय 2 की कितनी वैल्यू आएगी? अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो साइन पाई हो जाएगा जो कि 0। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो -1, 4 पुट करूँगा 0, उसके बाद वही रिपीट होगी। मतलब ये जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू ऐसे 4 के पेयर्स में आएगी, अरे 4 के टपल्स में आएगी, ऐसे ग्रुप में, ठीक है, जिसमें पहले वैल्यू 1, फिर 0, फिर -1 0, फिर उसके बाद 1 0 -1 0, 1 0 -1 0, इस तरीके से आएगी। अब देखो -1 में से -1 करना है, अरे 1 -1/n। अब n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो 0, अगर मैं सपोज 2 पुट करूं तो ये आ जाएगा 3/2। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास, सॉरी, ये 2/3, ऐसे ही आ जाएगा ये। अगर मैं 3 पुट करता हूँ, रुको इसको अच्छे से लिख देता हूँ, अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो 0, 2 पुट कर रहा हूँ तो हाफ, 3 पुट कर रहा हूँ तो 2/3, 4 पुट करूँगा तो 3/4, ऐसे ही 4/5 आ जाएगा, ऐसे ही 5/6 आ जाएगा, ऐसे ही 6/7 और ऐसे चलते जाएगा। अब देखो, जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 1 और हाफ को मल्टीप्लाई करूँगा तो 0, अच्छा ये भी 0, ये भी 0, थर्ड टर्म आ जाएगा -2/3, फोर्थ टर्म आ जाएगा 0, फिफ्थ टर्म आ जाएगा 4/5, सिक्स टर्म आ जाएगा फिर से 0, फिर ऐसे ही 5/6 तो -5/6। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक तो 0 आ रहा है, फिर एक पॉजिटिव, फिर 0, फिर एक नेगेटिव, फिर एक 0, फिर पॉजिटिव, फिर एक 0, फिर एक नेगेटिव। और ये जो पॉजिटिव वैल्यू टर्म है ये धीरे धीरे बढ़ रही है, निगेटिव टर्म भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब निगेटिव बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 0 बार बार रिपीट हो रहा है। ये जो -1 की वैल्यू है ये धीरे धीरे कहाँ जा रही है, -1 पे जा रही है। और ये जो पॉजिटिव वैल्यू है धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है। तो इसका मतलब न तो -1 सबसे छोटी वैल्यू सेट के अंदर है, ना ही बड़ी वैल्यू सेट के अंदर है, क्योंकि सेट की जो सबसे छोटी वैल्यू -1 होगी, जो कि इनफाइनाइट टर्म्स के बाद आएगा, 1 भी जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी, तो देयरफॉर ये सीक्वेंस की वैल्यू न तो एस बाउंडेड तो है, और बाउंडेड किससे है, -1 और 1 से। इसकी कोई भी वैल्यू -1 के ये साइड नहीं जाएगी और 1 के आगे नहीं जाएगी। बट दोनों ही, न तो इसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना ही ग्रेटेस्ट, ये राइट नहीं होगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि बाउंडेड है बट न तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना ही ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। इन्फीमम इसका 1 हो जाएगा, सुप्रीमम इसका माइनस हो जाएगा, लेकिन इसके पास ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं हो, इन्फीमम सुप्रीमम होगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने 3 to 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। ऐसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड और पॉइंट सेट टोपोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग और भी क्वेश्चंस को और भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।